पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को किस तरह से एक दूसरे के मुखालिफ या एंटी शामिल किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इन्हें एक ही तरफ या एक ही साइड पर शामिल किया जाएगा, यानी कि हम इसकी सिन एडिशन के बारे में सीखेंगे। तो हम अपनी एल्कीन से शुरू करते हैं और हम इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड शामिल करेंगे। तो ये यहाँ OSO4 है। हम इसमें पानी और टर्ड ब्यूटेनॉल भी शामिल कर सकते हैं। अब ये करेगा क्या कि ये यहाँ आपका डायोल बना देगा। यहाँ आपके दो OH ग्रुप सिन एडिशन के लिए एक ही तरह शामिल करेगा। यहाँ आपको पानी और टर्ड ब्यूटेनॉल इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं। इसके और भी दूसरे बहुत से तरीके हैं। मैंने इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस बायसल्फाइड का इस्तेमाल भी देखा है कई जगह। फिर तो आप ये रिएक्शन इसके साथ कीजिएगा जो आपके टीचर आपको क्लास में करवाएंगे। तो चलिए अब मैकेनिज्म देखते हैं और सोचते हैं कि ये OH की सिन एडिशन क्यों है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास हमारा एल्कीन है और यहाँ ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और मैकेनिज्म में हमें कंसर्टेड 6 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मिलेगी, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की एक ही वक्त में हरकत। तो यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेंगे। फिर इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हरकत करेंगे और इस ऑस्मियम पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा ऑस्मियम मौजूद है और फिर ये इन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ नीचे इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था, लेकिन अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए ताकि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना सके। अब मैंने इसके लिए यहाँ पर वेज और डैश बनाया है। फिर यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद कार्बन के पास वेज और डैश किसी और चीज से जुड़ा हुआ है और फिर सीधे हाथ पर ये इस तरह से इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और फिर इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स यहाँ इस ऑस्मियम पर आ जाएंगे। तो चलिए इन्हें एक ही रंग से बना देते हैं ताकि आगे जाके आपको इन्हें देखने में आसानी हो। तो ये यहाँ पर वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने के लिए हरकत की थी और यहाँ इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे ताकि ये वाला बॉन्ड बना सकें। फिर आखिर में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये अब इस तरह से ऑस्मियम पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ हमने ऑस्मेट एस्टर बनाया है और हम इस ऑस्मेट एस्टर में पानी शामिल करके इसे हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप इसमें पानी की बजाय दूसरी चीजें भी शामिल कर सकते हैं। फिर तो यहाँ ये H2O इस ऑस्मेट एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देगा। ये आपको वापस से डायोल दे देगा जिसमें दो OH एक ही तरफ या एक ही साइड पर मौजूद होंगे। ये OH एक ही तरफ इस ऑस्मेट एस्टर इंटरमीडिएट की वजह से मौजूद होंगे। इस तरीके से ये दो ऑक्सीजन यहाँ पर शामिल होंगे, यानी कि एक ही तरफ या कह लें कि सिन फैशन में शामिल होंगे। ठीक हो गया। तो अब दूसरा प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा? जब ये ऑस्मेट एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ऑस्मियम यहाँ पर हमारे दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और फिर ये यहाँ इस तरह से दोनों तरफ OH बना देगा। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचें और हम यहाँ पर इस ऑस्मियम के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आपको ये जनरल केमिस्ट्री से याद होगा कि यहाँ ये ऑस्मियम +8 स्टेज पर है, यानी मुस्बत 8 स्टेज पर। तो ये यहाँ उल्टे हाथ पर +8 है और जब ये ऑस्मेट एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाता है तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। एक बार फिर जनरल केमिस्ट्री की मदद से अगर हम इस ऑस्मियम को ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तस करें तो यहाँ आपको +6 मिलेगा। तो हम +8 से +6 पर जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, यानी ऑस्मियम रिड्यूस हुआ है जबकि ये दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हुए हैं और आपका एल्कीन डायोल में ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जाहिर है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे असल में कैसे करेंगे, क्योंकि ऑस्मियम के साथ मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है और ये बहुत ज्यादा महंगा भी होता है। तो इसलिए आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। मतलब आपसे मुराद साइंसदान, क्योंकि हो सकता है आप मुस्तकबिल के साइंसदान हो, तो आप चाहेंगे कि जितना मुमकिन हो सके ना उतना ये कम इस्तेमाल हो। तो चलिए साइक्लोहेक्सीन देखें। अगर हम साइक्लोहेक्सीन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड शामिल करें तो ये OSO4 होगा। हमें इसमें बिल्कुल कम मिकदार या कैटालिटिक मिकदार शामिल करनी है, यानी इतनी मिकदार जितनी कम हमें लाजमी तौर पर चाहिए होगी।
और हम इसमें एक और चीज जिसे NMO कहते हैं शामिल करने लगे हैं, जो कि N मिथाइल मॉर्फोलिन N ऑक्साइड है। अब ये करेगा क्या कि ये ऑस्मियम प्लस 6 को वापस ऑस्मियम प्लस 8 में ऑक्सीडाइज करके आपका OSO4 दोबारा बना देगा या रीजनरेट कर देगा। तो NMO यहाँ मौजूद इस ऑस्मियम प्लस 6 को ले लेगा और ये इसे दोबारा से ऑस्मियम प्लस 8 में ऑक्सीडाइज कर देगा ताकि हम रिएक्शन में OSO4 दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके से हम इसकी बहुत और बहुत ही कम मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है NMO का कमाल। अब हमारे सॉल्यूट्स में हमने पानी और टर्ड ब्यूटेनॉल शामिल किए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो इस बार बस मैं यूं लिख दूंगी कि TBUOH। हमें यहाँ OH की सिन एडिशन मिलेगी, यानी कि हमें OH एक ही तरफ शामिल होते हुए मिलेंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ हमें दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मैं यहाँ 2 वेजेस की बजाय 2 डैश भी बना सकती हूँ, तो क्या ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नहीं होंगे? खैर, तो हकीकत में ये बिल्कुल एक जैसे ही मॉलिक्यूल हैं। ये दरअसल मीजो कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये सिमेट्री होगी। आप इन दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं या इन्हें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, इसलिए ये एक ही चीज है। तो हमें इस रिएक्शन के नतीजे में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगी जहां हम अपने 2 OH को एक ही तरफ शामिल करेंगे। अब चलिए सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन को हासिल करने का एक और तरीका देखते हैं, या यूं कह लें कि इस रिएक्शन को अमल में लाने का एक मुख्तलिफ तरीका देखते हैं। इस बार हम परमैंगनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपना एल्कीन लेंगे और साथ में हम परमैंगनेट MnO4- लेंगे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। आमतौर पर यह रिएक्शन ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोल्ड एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर पानी भी होगा। अब यहाँ होगा क्या कि आपको अपने OH की सिन एडिशन मिलेगी। बिल्कुल पहले की तरह आपके 2 OH एक ही तरह शामिल होंगे और साथ में आपकी दूसरी प्रोडक्ट भी होगी MnO2। आप इस पूरे रिएक्शन को यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि MnO4- जामनी है और आप ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तस करेंगे। तो उल्टे हाथ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी और सीधे हाथ पर फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है। इस रेडॉक्स रिएक्शन में मैंगनीज रिड्यूस हुआ है जबकि ये दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हुए हैं। MnO4- जामनी रंग में है जबकि MnO2 काफी ज्यादा गहरे ब्राउन रंग में होता है। तो जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो ये काफी तेजी से होता है। अचानक से हर चीज जामनी से ब्राउन हो जाती है और आपको आपका डायोल मिल जाता है। अब कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, इसे जानने का एक फौरी तरीका है। आप इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी किया था। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप बस ऑक्सीजन से जुड़े बॉन्ड्स गिन लें। तो यहाँ उल्टे हाथ पर जहां आपका एल्कीन है, यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ 0 बॉन्ड है। यहाँ सीधे हाथ पर आपके दोनों कार्बन में से हर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ये इसे बताने का एक फौरी तरीका है। अच्छा, तो अब ये सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन क्यों है? क्यों हमारे 2 हाइड्रोजन एक ही तरफ शामिल हुए हैं? खैर, तो अगर हम इसका मैकेनिज्म जल्दी से बनाएं तो यहाँ हमारे पास MnO4- है। ये परमैंगनेट आयन का डॉट स्ट्रक्चर है। तो इस ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स हैं। अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स को यहाँ पर फिट कर दें तो इसका मैकेनिज्म भी तकरीबन पहले वाले की तरह ही होगा। हम अपना एल्कीन लेंगे, यहाँ पर हमें कंसर्टेड 6 इलेक्ट्रॉन हरकत मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, ये ऑस्मियम वाले मैकेनिज्म की तरह ही है। तो ये मैंगनीज और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तो बस इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। ये यहाँ मौजूद ऑक्सीजन इस तरह से कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर इस तरह से हमारे पास हमारा वेज और डैश है। फिर यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर मैंगनीज पर है। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। हम इसे डायोल हासिल करने के लिए हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है। इसीलिए हमारे 2 OH इस तरह से सिन एडिशन के जरिए इसमें शामिल हुए हैं।
परमैंगनेट इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसे यहाँ पहली ऑक्सीडेशन पर रोकना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप हर चीज ठंडे के साथ जैसे बर्फ के साथ करेंगे तो आप रिएक्शन फौरन से रोक सकती हैं। तब आपको अपना डायोल निकालने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीजों को गर्म करें या फिर चीजों को ऐसे लंबे वक्त के लिए छोड़ दें तो फिर आपको ये रिएक्शन पहली ऑक्सीडेशन पर रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये होता ही चला जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हम परमैंगनेट के साथ अपनी ऑक्सीडेशन में हरारत शामिल करें तो फिर क्या होगा। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट शामिल करें और साथ में हम इस बार कुछ हरारत भी शामिल करें तो फिर क्या होगा। ये डायोल पर रुकेगा ही नहीं, ये ऑक्सीडाइज ही होता चला जाएगा। तो बजाय कार्बन ऑक्सीजन के एक बॉन्ड मिलने के आपको कार्बन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड मिलेंगे। तो मैं अपना एल्कीन यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ। चलिए मैं आपको एल्कीन के टूटने का या एल्कीन की क्लीवेज का एक मजेदार तरीका बताती हूँ। ये यहाँ मेरा एल्कीन है। तो अब मैं दरअसल इसे तोड़ने लगी हूँ। मैं इसे यहाँ से थोड़ा छोटा कर दूंगी और यहाँ मैं ऑक्सीजन बना दूंगी। तो यहाँ इस एल्कीन क्लीवेज की प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ ऑक्सीजन बना दूंगी और यहाँ भी ऑक्सीजन बना दूंगी। तो अब यहाँ कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड होने की बजाय 2 बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और ये कीटोन भी हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये CO2 भी हो सकता है। ये सब इस चीज पर मुनसर करता है कि आप किस किस्म का रिएक्शन कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से एक और मिसाल कर लेते हैं। यहाँ इसे अपने रिएक्टेंट के तौर पर लेकर शुरू करते हैं। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ। फिर हम यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट और हरारत शामिल करेंगे। अब मैं अपने रिएक्टेंट को दोबारा से यहाँ पर बना दूंगी। अब मैं अपने रिएक्टेंट को यहाँ दोबारा से बना दूंगी। फिर मैं ये CH3 और ये हाइड्रोजन बनाऊंगी और फिर मैं अपने 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से यहाँ पर बनाऊंगी। तो ये एल्कीन क्लीवेज है। आप इसे गर्म करेंगे, आप पहली ऑक्सीडेशन पर यहाँ नहीं रुक सकते। परमैंगनेट इतना ज्यादा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये ऑक्सीडाइज करता ही चला जाता है और हमें एल्कीन क्लीवेज मिल जाती है। हम यहाँ अपने 2 कार्बन के दरमियान मौजूद बॉन्ड तोड़ने वाले हैं। फिर इन कार्बन में से हर एक कार्बन ऑक्सीजन हासिल कर लेगा। तो अब कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड मौजूद हैं। तो यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद मॉलिक्यूल हमारा एल्डिहाइड। हमने पहले एल्डिहाइड पर ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन मैं बताती चलूं कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खास तौर पर जब परमैंगनेट या परमैंगनेट जैसा कोई मॉलिक्यूल मौजूद हो। तो यहाँ मौजूद ये एल्डिहाइड दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर हम एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। लेकिन हम इसे ऐसे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज करेंगे जिसके पास 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होंगे। तो ये हमारे 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं इस तरह से। तो एसिड एल्डिहाइड एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। एक बार फिर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ऐसा करें, तो आप खुद से इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट्स में एसिटिक एसिड मिलेगा और फिर साथ में इसके यहाँ एसीटोन भी मिलेगा। तो ये रिएक्शन एल्कीन क्लीवेज इन साइड रिएक्शंस की वजह से बहुत मुफीद नहीं होता। ऑक्सीडेशन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका मकसद सिर्फ 2 OH ग्रुप एक ही तरफ शामिल करना है तो ऑस्मियम को इस्तेमाल करना ही थोड़ा बेहतर तरीका है। क्योंकि परमैंगनेट इस्तेमाल करके ज्यादा ऑक्सीडेशन की वजह से हमें प्रोडक्ट्स कौन से मिलेगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो अगली वीडियो में हम एक और एल्कीन क्लीवेज के बारे में देखेंगे जो कि ओजोनोलाइसिस है।